हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ सिर्फ एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए मैं आपको लास्ट वीडियो से कहा था कि एक ही ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक ही वीडियो को कवर करने वाला है। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि इसके भी दो पार्ट्स बन जाएंगे। और ये कौन सा ऐसा टॉपिक है जो पीजीबीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बेसिक समझा दिए थे और इसके लिए एक सेपरेट मैंने कहा था वीडियो बनेगी। तो ये है डेप्रीसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप पीजीबीपी के अंदर जाओगे तो यही टॉपिक को ज़्यादा इफेक्टिवल मान के आपको एक अलग चैप्टर में भी इसे करवाया जाएगा कई बार। तो ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ना क्या होता है, सिंपल सा बात बताता हूँ। अकाउंटिंग के अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी जाती है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स डिसअलाउ करता है। वो कहता है कि हमने डेप्रिसिएशन को बात ही ख़त्म, जो आपने करी है हमने उन्हें देखना ही नहीं, हमें उसे डिसअलाउ कर देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेनी नहीं है। उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके बीच में लेंगे। तो सर पॉइंट तो वही खड़ा हो गया कि डेप्रिसिएशन अगर अपने हिसाब से लेनी है तो कैसे लेनी है। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी, उन्होंने कुछ मेथड्स दे दिए, उन्होंने कुछ रेट दे दिए, उनके हिसाब से आपने करना है काम। तो क्या चीज़ें हैं, ये सेक्शन नंबर 32 आपको प्रोविजंस के ज़रिए बताया जाएगा कि कौन-कौन सी कंडीशंस को पूरा करना है, और इसके प्रैक्टिकल्स को मैं अगली फर्दर वीडियो में बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करेंगे। अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग दोस्तों चाहिए तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट से कोई भी रिगार्डिंग नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल का जो लिंक है मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। सेक्शन 32 में आपके पास कंडीशंस किस यहाँ पे आती हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी पूरी करनी है। सबसे पहले कि असेसी को या तो उसके पास टेंजिबल या इंटेंजिबल में से कोई एक एसेट होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी कैटेगरी है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग या फर्नीचर टेंजिबल में से, या इंटेंजिबल में से नो हाउ कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। लेकिन गुडविल की डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में इनकम टैक्स के अंदर नहीं आएगी। क्लियर? आसान सा पार्ट था। एसेट शुड एक्चुअली यूज बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे ज़रूरी बात तो यही है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एसेट का किस पर्पस के लिए यूज़ होना, बिजनेस पर्पस या प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज़ होना। उन्होंने कहा, ध्यान से समझना यहाँ पे, यही यही मेन पॉइंट है डेप्रिसिएशन का। इवन दाओ, मतलब उन्होंने कहा एसेट चाहे सिंगल डे के लिए भी यूज़ हो जाए, सिंगल डे के लिए भी, तब भी आपके डेप्रिसिएशन लग जाएगी। लेकिन पहले साल को छोड़ के, ध्यान से समझना, फर्स्ट पी वाई को छोड़ के बाकी पी वाई में अगर एक भी दिन यूज हो जाती है, मतलब पहले पी वाई को बाद, मतलब ये कहूँ दूसरे साल में, मतलब दूसरे पी वाई में एक भी दिन आप यूज कर लेते हो एसेट को, तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर देगी। मतलब उसमें 100% डेप्रिसिएशन लग जाएगी। मतलब उसमें कोई रेट में कटौती नहीं होगी। अगर मैं आपको कहूँ, मतलब रेट कम नहीं होगा। लेकिन अगर पहले पी वाई में जा रहे हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो, अगर आप पहले पी वाई में हो, फर्स्ट पी वाई में हो एसेट के, तो उस केस में अगर लेस देन 180 डेज हैं, मतलब एसेट ने अभी 180 डेज पूरे नहीं किए, तो जो रेट लिखा होगा यानी 15% है, तो उसका 50% यानी 7.5% रेट लेना है आपने उस एसेट के डेप्रिसिएशन के लिए। समझे इस बात को? यानी हाफ ऑफ द रेट आपने लेना है पहले पीवाई में, अगर उसके 180 डेज से कम हुए तो। अगर ज़्यादा हो गए तो फिर तो फुल्ली लेना है, और बाकी सारे सालों के लिए तो आपने 100% डेप्रिसिएशन ही लेनी है। यानी 100% के हिसाब से मतलब समझना, जितना रेट दिया है उतना ही। ठीक है, चलिए। एसएससी कौन होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए, ये भी बात आपको क्लियर है। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा कि रजिस्टर्ड ऑनरशिप होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बिल्डिंग है तो उसका सुपर स्ट्रक्चर होता है, राइट और नॉट? बिल्कुल होता है सर। तो अगर उन्होंने कहा इन केस ऑफ बिल्डिंग असेसी मस्ट ऑन द सुपर स्ट्रक्चर बट नॉट द लैंड। सुपर स्ट्रक्चर ओन करेगा तो ठीक है, लैंड का ऑनर है कि बिल्डिंग का ऑनर नहीं, मतलब जिसके ऊपर बिल्डिंग है, मतलब लैंड, वो वाली लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, उसका सुपर स्ट्रक्चर जो है उसका ऑनर होना जरूरी है, ना कि उस लैंड का। क्लियर? चलिए। तो लैंड मस्ट बी लीज होल्ड, लैंड लीज होल्ड भी हो सकती है। अब आइए डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी। तो अमाउंट की जब बात करते हो तो कैन बी क्लेम्ड एज परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसे हम रिटर्न डाउन ब्लॉक ऑफ एसेट्स के जरिए, मतलब उसमें आगे रेट्स दिए हैं, आपको ढेर सारे रेट्स मिल जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर, जिस तरीके पे ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या था कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ क्लासेस की जो एसेट्स हैं वो एक ही क्लास के अंदर, एक ही रेट के अंदर, एक ही एरिया में जब लिखी जाती हैं, यानी एक ही ब्लॉक में लिखी जाती हैं, उनको हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स
कह देते हैं। नहीं समझ में आया तो ये देखिएगा, ये मतलब है कि टेंजिबल एसेट में ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 यानी बिल्डिंग के ब्लॉक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी के ये सारे रेट्स आ जाते हैं, और उसके बाद ऐसे ही करते करते एक शिप आ जाती है और लास्ट में इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। सर इतने सारे रेट्स याद कैसे होंगे? अरे भाई मेन मेन याद कर लेने हैं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लाना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मानते हो इस चीज़ को? अगर नहीं मानते तो करनी तो पड़ेगी, तभी याद होगा भाई। वैसे तो इसका कोई रेजिगेटेड रूल नहीं है, मतलब कोई इतना मेन रूल नहीं है, लेकिन मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कंप्यूटर की हो गई, या फिर आप कह लो कि इसमें से शिप अगर इंटेंजिबल एसेट है उसकी हो गई। वैसे इंटेंजिबल एसेट का तो है ही एक रेट। और ऐसे ही आपकी जैसे ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में जो चीज़ें हैं। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 हो गया, ठीक है। फर्नीचर तो है ही एक 10%, और उसके बाद जो अगर बिल्डिंग की बात करोगे तो उसमें भी पहले 2 रेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे कंप्यूटर के मैंने कहे थोड़ा बहुत हो गया, मतलब बुक्स के ऊपर हो गया, या फिर कोई जनरल रेट अगर लगाना है प्लांट एंड मशीनरी जो आपको नहीं पता तो उसमें 15% हो जाएगा। तो कुल मिला के बात कहाँ आई है? बात यही आई है कि मेन मेन से रेट याद रख लो, बाकी चीज़ें ज़रूरी इतना नहीं भी है तो काम सर जाएगा। लेकिन सर अब बात आती है कि वो रेट तो हमने ले लेने हैं, जैसे जैसे आएंगे वो हम देख लेंगे। अब आगे क्या कंडीशंस हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी आता है कि एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं सर। कई बार एक्चुअल कॉस्ट में कुछ चीज़ों के चेंजेस करने पड़ जाते हैं, जिसके अलावा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि जो एसेट की एग्जैक्ट कॉस्ट होगी उसे एक्चुअल कॉस्ट कह देंगे, जो असेसी ने पे करी होगी। असेसी के पास जो एसेट है उसके असेसी के रिगार्डिंग, मतलब असेसी ने उस एसेट को खरीदने के लिए जो कॉस्ट बियर करी है, दैट इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट। और अगर ध्यान रखना है, अगर एक दिन में एसेट को खरीदने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए, किसी भी चेक ड्राफ्ट या किसी भी चेक ड्रॉन ड्राफ्ट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक अदर मोड के ज़रिए आपने एक दिन में 10,000 से ज़्यादा खर्चा कर दिया इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। वैसे सारी कॉस्ट इसका पार्ट मान ली जाएगी जो असेसी ने पे करी है, लेकिन अगर एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए जो पेमेंट उसने करी है ऑनलाइन, ठीक है, एक ही दिन में, मैं एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, वो अगर 10,000 से ज़्यादा चली गई तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं कही जाएगी। एक्सप्लेनेशन में ये बात कही गई है, सेकंड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखा है, ठीक है। अब कुछ और तरीके होते हैं एक्चुअल कॉस्ट अगर किस किस तरीके की हो सकती है और क्या क्या करना है, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एसिड यूज़ हो रही है बिजनेस के लिए, मतलब आफ्टर इट सीजेस टू बी अ साइंटिफिक रिसर्च, पहले जो थी एसिड वो बिजनेस के साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी, सेक्शन 35 में आप इसके बारे में बात करोगे। तो अगर वो बाद में सिर्फ बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, साइंटिफिक के लिए नहीं यूज़ हो रही, तो वहाँ पे क्या होगा, साइंटिफिक के लिए करोगे तो वहाँ पे 100% डिडक्शंस के साथ आपको डील करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे डिडक्शन नहीं, और वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात आ गई अगर, यानी अगर उसे साइंटिफिक के लिए मैंने यूज़ करना बंद कर दिया साइंटिफिक पर्पस के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट जो है उसमें से जितनी डिडक्शंस 35 सेक्शंस के अंदर उसे मिल रही होंगी उनको पहले माइनस करना है, देयर आफ्टर यू कैन डू द अदर मेथड्स, ठीक है, अदर थिंग्स जो आप करना चाहते हो। फिर आता है आपके पास दोस्तों, अगर कोई इन्वेंट्री कन्वर्ट हुई है कैपिटल एसेट में और फिर आपने उसे यूज़ करना शुरू कर दिया बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो वहाँ पे जो फेयर मार्केट होगी उसके कन्वर्जन पीरियड के टाइम पे उस एसेट की, वही उसकी एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। बहुत आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे बिजनेस ने कोई ऐसी एसेट ली है या बिजनेस ने कोई ऐसी एसेट एक्वायर करी है जो गिफ्ट के फॉर्म में है, यानी उसे गिफ्ट के वे में मिली है, तो वहाँ पे क्या होगा सर, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट टू द प्रीवियस ओनर। जो पिछले ओनर के पास उसकी एसेट की वैल्यू होगी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस करके ही देना, ठीक है जी, राइट। चलिए अब आती है सेकंड हैंड गुड्स सर। सेकंड हैंड गुड्स मतलब सॉरी सेकंड हैंड एसेट। तो अगर कोई ऐसी एसेट है जो बिजनेस से एक्वायर करी है बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए, और वो किसी से ऑलरेडी यूजेबल है वो गुड्स और ऑलरेडी यूजेबल है वो एसेट, उसके बाद उसने सेकंड हैंड की फॉर्म में ली है, तो सेकंड हैंड की फॉर्म में क्या होगा सर, वहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर एओ को ये पता चल गया कि आपने ये जानबूझ के किसी पर्पस में लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए करा है, या फिर अपना कह लो
कि डेप्रिसिएशन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए करा है, एनहांस करने के लिए करा है, तो वहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? अमाउंट विच द एओ मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ डिप्टी कमिश्नर डिटरमाइन। जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा? डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करके जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बन रही होगी उसके साथ वो डील करेगा और वही हमें बता देगा, हमने वही ले लेनी है इन केस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्लियर? चलिए, फिर आता है अगर एसेट ट्रांसफर्ड बाय असेसी एंड अगेन रीअक्वायर्ड बाय देम। मैंने ना कहा ये लो, मतलब मेरे बिजनेस में थी जो एसेट, मैंने कहा ये लो, मैंने दूसरे एसेट मतलब ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर के बाद मैंने क्या कहा? उसे दोबारा रीअक्वायर कर लिया। मतलब मैंने कहा थोड़े समय के लिए, जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, कुछ समय में मैंने उसे अपने पास यूज़ करा। फिर मैंने एक पल आया जब मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने के बाद वही एसेट मैंने दोबारा उससे वापस भी ले ली 2 साल बाद। तो क्या किया मैंने? उस समय 2 सालों के लिए तो मेरी वैल्यू नहीं है ना उस एसेट के लिए। तो वो क्या होगा? उन्होंने कहा तब आपने जब ओरिजिनल ट्रांसफ़र करी थी तब उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो थी, मतलब जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र करा तब उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, रिटर्न डाउन वैल्यू, और या फिर जब मैंने उसे री एक्वायर करा तब उसको मैंने किस प्राइस पे री एक्वायर करा, उन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो इसमें लिख दी जाएगी। क्लियर? चलिए, अब सर आता है कि इसका ही छोटा सा पार्ट नीचे आ जाता है कि अगर मैंने कोई ऐसी एसेट एक्वायर करी है प्रीवियसली ऑन्ड बाय एनी पर्सन टू होम, मतलब जिसको मैंने वो घर, वो चीज़, वो एसेट यूज़ करने के लिए लीज या हायर पे दी थी, उसी पर्सन ने उसी पर्सन को मैंने क्या कर दिया, अपनी उस एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया। क्या होगा फिर? मतलब मैंने, ध्यान से समझो, एक्विजिशन ऑफ एसेट प्रीवियसली ऑन बाय, मतलब मैंने उस पर्सन से वो एसेट ले ली है जिसको मैंने वो मतलब लीज या हायर पे ऑलरेडी जिसने मुझे दी हुई थी। मतलब क्या हुआ वहाँ पे? जब ऐसी कोई बिल्डिंग है या जब ऐसी कोई एसेट है, जब ऐसी कोई मशीनरी है, तो वहाँ पे क्या होना है? उसकी जो एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उस ट्रांसफ़र के टाइम पे वही हमने ले लेनी है। ज़्यादातर यही केसेस आएंगे दोस्तों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, मतलब एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी, अपनी, ध्यान से यहाँ पे समझना, इसका एग्जांपल नीचे मैंने दिया हुआ है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है बिल्डिंग, मतलब मेरी अपनी बिल्डिंग है, मैंने उसके बाद उसको बाद में क्या लगा दिया, दैट इज बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया। क्या कर दिया? सी एग्जाम्पल एट द एंड भी मैंने लिख दिया, देख लो। क्या है कि मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को मैंने थोड़े समय बाद, मतलब मैंने खरीदा सपोज करो 2015 में, 2020 में मैंने उसे बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लगा दिया। तो 5 सालों की जो डेप्रिसिएशन बनेगी उसे एक्चुअल कॉस्ट में से पहले माइनस करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज है ना? तो बस वही चीज़ है इसके अंदर। क्लियर? चलिए, asset acquired outside India by an associate being as a non-resident and such an asset bring to him in India। अरे भाई, है तो वो नॉन रेजिडेंट, उसने नॉन रेजिडेंट बन के उस एसेट को बाहर आउटसाइड इंडिया में एक्वायर करा, पर वो बाहर से इंडिया में ले आया बाद में, और उसी पर्पस जो ले आया उसको बाद में बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए इंडिया में ही यूज़ कर रहा है। तो क्या होगा? तो वहाँ पे भी क्या करना है, जो रूल मैंने ऊपर बताया वही करना है कि भाई जितनी देर के लिए बाहर उसने आउटसाइड इंडिया में उसका इस्तेमाल करा, उतने टाइम पीरियड के लिए जब उसने खरीदा था और जब वो इंडिया में लेकर आया, उतने टाइम पीरियड तक, दैट इज नोन एज द डेप्रिसिएशन विल बी माइनस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर? बहुत आसान से टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। चलिए, कुछ चीज़ें ध्यान से समझनी है, जैसे कि कैपिटल एसेट है जिसके ऊपर डिडक्शन अलाउ नहीं, मतलब जो भी कैपिटल एसेट जिसे हम हाँ, कोई कैपिटल एसेट जिसमें हम, मतलब कह लो कि जो अंडर सेक्शन 35 एडी के अंदर आते हैं, अंडर सेक्शन 35 मतलब स्पेशल डिडक्शंस मिलती हैं, उसके अंदर स्पेशल बिजनेस आते हैं। उन स्पेशल बिजनेस के पास अगर कोई कैपिटल एसेट है तो वहाँ पे आपने क्या नहीं करना, वहाँ की एक्चुअल कॉस्ट को आपने कोई वैल्यू नहीं देनी, वहाँ की एक्चुअल कॉस्ट निल होती है। ठीक है? कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट, कोई रिम्बर्समेंट वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। कोई भी एक्साइज ड्यूटी है उसे माइनस करना है बीच में से, कोई भी एक्साइज ड्यूटी या एडिशनल ड्यूटी अगर है, ड्यूटीज़ वगैरह, वो बीच में से माइनस होंगी पहले तो। और लास्ट में ध्यान से समझिएगा, कोई भी इंटरेस्ट पे हुआ है या पे एबल है उस एसेट के रिगार्डिंग जिसकी कैपिटलाइजेशन आप करना चाहते हो, तो वो कैपिटलाइजेशन जितने दिन तक आप उस एसेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तब तक अलोएबल है। लेकिन जिस दिन आपने उसको फर्स्ट पुट टू यूज़ कर दिया, मतलब जिस दिन पहले दिन ही आप, मतलब जिस दिन उसने पहले दिन वर्क कर लिया उस एसेट ने,
उतने टाइम पीरियड के बाद अगर आपने कैपिटलाइजेशन करने की ज़रूरत की तो वो बीच में अलाउड नहीं है। मतलब तब वो चीज़ एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, अदरवाइज वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट मानी जाएगी। क्लियर? चलिए, अब एग्जाम्पल मैंने कहा था नीचे देखनी है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। एक ही कार है, मतलब एक कार है जो मिस्टर सतीश ने 10/8/2019 को खरीदी थी 5,25,000 की फॉर द पर्सनल पर्पस, और उसे बाद में प्रोफेशनल मैंने लगा दिया 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, जब उसकी मार्केट वैल्यू 2,50,000 थी। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने बताना है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी और उसकी डेप्रिसिएशन क्या बनेगी एनुअल ईयर 23-24 के लिए, जब उसका डेप्रिसिएशन रेट क्या है 15% है। तो भाई जो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू इसमें आएगी वो तो आपको पता ही है कि नहीं आने वाली। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 इट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी। मतलब एक्चुअल कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट टू द एसेसी, मतलब उस एसेट के लिए जो एसेसी ने बियर करा है एस कॉस्ट, उतनी ही कॉस्ट को आपने एक्चुअल कॉस्ट मान लेना है। इसीलिए जो मार्केट वैल्यू होगी वो इसमें कंसीडर नहीं करी जाएगी। 5,25,000 is not the, oh sorry, 2,50,000 is not the part of this actual cost, but जो 5,25,000 है वही हमारी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। ये तो एक्चुअल कॉस्ट हो गया। सर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी ध्यान से रखिएगा कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उसके ऊपर ही लगने वाली है। तो 5,25,000 इंटू 15% इज इक्वल टू योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। आसान सा ही सम है भाई, बस क्लियर करा गया है कि जो आप करना चाहते हो उसमें मार्केट वैल्यू का रोल कैसे आना है, खत्म हो जाना है। ठीक है, ऐसे ही। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है। जब भी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट की बात आती है, ये भी डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है, डब्ल्यूडीवी सेक्शन 43 सबसेक्शन 6। तो उसमें भी कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपने याद करना है या समझना कह लो कि कैसे करना है। सबसे पहले ओपनिंग में से आपने कोई एक्चुअल कॉस्ट होगी उसे ऐड कर देना है, और अगर कोई मनी जैसे सेल के फॉर्म में आई है, मतलब सेल की फॉर्म में गई है, उसे माइनस मनी, मतलब मनी मिली है या मिलने वाली है सेल की फॉर्म में, उसे माइनस कर देना है। और उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो डेप्रिसिएशन क्लेम मानी जाएगी, और उसमें से जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है उसे माइनस करने के बाद क्लोजिंग डब्ल्यूबी निकल जाएगी। आसान सा फॉर्मेट है, मुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी इसे समझाने में भी और आपको भी समझने भी। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसलिए पढ़ दिया ताकि आपको पता है ये चीज़ें, नॉर्मल सी बात है। चलिए, अब कुछ की पॉइंट्स याद रख लेना उससे जाने जाने से पहले आगे, कि सर इफ एन एसेट एक्वायर्ड असेसिड ड्यूरिंग द पीवाई, अगर पीवाई में मतलब पिछले साल में ही मैंने उस एसेट का इस्तेमाल करा है, उसको एक्वायर करा है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेरी वही होगी। मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी होगी, जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एसेट की। लेकिन अगर मैंने पिछले साल को नहीं देखा, मतलब मैंने जो एक्वायर करी एसेट वो पिछले साल नहीं थी, वो पिछले से पिछले सालों में है, तब क्या होगा, तब मैंने उसमें से जितनी डिडक्शंस बनती होगी डेप्रिसिएशंस के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी माइनस करनी है पहले। देयर आफ्टर आई विल गेट द आंसर। क्लियर? एक्चुअल कॉस्ट मुझे तब ही मिलेगी या रिटर्न डाउन वैल्यू मेरी तब ही मानी जाएगी जब मैं एक्चुअल कॉस्ट में से उन सभी डिडक्शन जो डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग है तब माइनस कर दूंगा। लेकिन ये कब है, जब पिछले से पिछले सालों में आपको कोई चीज़ की एसेट एक्वायर करी गई हो। ठीक है, चलिए, कॉम्पोजिट इनकम क्या है, सिंपल सी बात है, टॉपिक आपके लिए है, मैं नहीं पढ़ाने वाला, बहुत आसान सा टॉपिक है, पढ़ लेना, कोई मुश्किल सी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक चीज़ आ जाती है जब आप क्लबिंग करोगे, आगे सॉरी सेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर करोगे, तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि जब डेप्रिसिएशन डिडक्टेबल नहीं होती पीजीबीपी के अंदर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, मेरे पास प्रॉफिट नहीं था तो मैंने अपनी डेप्रिसिएशन को क्या करा, दैट इज़ डिडक्टेबल नहीं करा, तो वहाँ पे मैं उसे उसी साल में किसी और इनकम से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी का इस्तेमाल किए बगैर। मतलब मेरे सैलरी के हेड में पैसे हैं लेकिन फिर भी मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बाकी हेड में से पैसा उठा के कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले पता लग गया। लेकिन अगर फिर भी रह गया, मतलब फिर भी पैसा इतना नहीं है जितना पूरा हो सकता है, या फिर है ही नहीं, कुछ भी कह लो, तो वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन स्टिल अनअब्जॉर्ब्ड रह गई, तो स्टिल अनअब्जॉर्ब्ड का मतलब उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, अगले साल में मेरे पास फिर से ऑप्शन आ जाएगी कि या तो मेरे पीजीबीपी में अगर पैसा है तो मैं वहाँ से कर दूँ, अगर पीजीबीपी में नहीं है तो फिर भी मैं कहीं और से लेकर कर सकता हूँ एक्सेप्ट सैलरी। तो वहाँ पे क्या होगा,
मेरा एक फॉर्मेट मैटर करता है कि मैटर ऑफ सेट ऑफ क्या होना चाहिए। सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन करनी है मैंने, मतलब जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, सपोज करो मैंने अगले साल में पहुंच गया, मतलब मेरी डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो वहां पे जाके पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को खत्म करिएगा, फिर आपकी बाकी सारी डेप्रिसिएशन को माफ किया जाएगा। तो पहले करंट ईयर, फिर उसमें से जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस होगा तब, सॉरी, पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, फिर लॉस देखना है जो बिजनेस का आएगा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बारी में लेकर आना है। यानी आप कहोगे कि अगले साल जाके पहले पहले मैं डेप्रिसिएशन को खत्म कर दूं, अरे नहीं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तब होगी जब अगले साल में पहुंच के भी पहले करंट ईयर की करोगे, फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस फॉरवर्ड जो लॉस हुए हैं उनको देखोगे, फिर उसके बाद आप अपनी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को देखोगे। दिस इज द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 ऑफ कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर जी? चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन का। कल से इसके प्रैक्टिकल्स और बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है? तो चलिए, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 का क्लोज 1(2)(a) क्या कहता है कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन वर्ड क्या है? ये एक इनकम टैक्स के अंदर अनदर पार्ट है जो डेप्रिसिएशन अलग से लगाता है। वो किन के ऊपर लगाता है? तो वो लगाता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। जब आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी आर्टिकल की या थिंग्स की, या फिर आपका बिजनेस जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिगार्डिंग है, तब आपको उस केस में क्या करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन को लगाना है। सर क्या है ये चीज़, और भी क्लियर करिएगा। तो ये तब ही लगने वाली है जब आपके पास कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगी। यानी बिजनेस तो बता दिए मैंने कौन कौन से बीच में आएंगे, लेकिन वो बिजनेस भी तब ही अपने वो लगा पाएंगे, मतलब डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा यानी एडिशनल गेन कर पाएंगे जब उन्होंने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी जब खरीदी होगी तो उसमें भी सिर्फ ध्यान रखना है कि शिप्स और एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे या इसके अलावा और सारी एसेट्स नहीं आएंगी, सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही आएगी। क्लियर? चलिए, और वो भी तब आएगी जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात करी गई है, राइट? तो इसमें रेट क्या लगेंगे सर? रेट लगेंगे अगर अंडरटेकिंग 4 बैकवर्ड एरियाज में है। कौन से 4 बैकवर्ड एरिया? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार एरिया में है सेटअप, तो वहाँ पे आपका 35% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर कहीं पे आपको मैं कह दूँ, और ये कब तक लिया जाएगा ध्यान से समझ लो, ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2015 से लेकर 2020 के बीच में ही अगर अंडरटेकिंग आपका इन 4 बैकवर्ड स्टेट्स में हुआ है, 4 बैकवर्ड एरिया में आपका अंडरटेकिंग सेटअप है, तो 35% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ले लोगे आप। अदरवाइज किसका? न्यू प्लांट एंड मशीनरी का, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि अगर कोई अदर केसेस हैं, यानी इसके अलावा जो सिटीज़ हैं उनमें कोई आपका अंडरटेकिंग सेटअप है और वो उसमें कोई डेट का मेंशन नहीं किया गया, अगर उनमें कोई अंडरटेकिंग सेटअप है तो वहाँ पे आपकी 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट न्यू प्लांट एंड मशीनरी की ले दी जाएगी, ठीक है? 35% इन केस ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 4 बैकवर्ड एरियाज, ठीक है? जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और इसके अलावा वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। और उसमें क्या होगा, दैट इज़ 1 अप्रैल 2015 से 2020 तक, और बाकी बस सारे केसेस में 20%। सिमिलरली जैसे डेप्रिसिएशन में आपने क्या पढ़ा था कि पहले पीवाई में आपका 180 डेज से कम हो गया तो 50% रेट लेना है, बाकी के लिए आपने पूरा 100% रेट लेना है जितना बनता होगा। सिमिलरली यहाँ पे पुट टू यूज़ में याद रखना है कि अगर आपका पहला साल है उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज़ करने का, और उसके पास मतलब उसके लास्ट जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो इनकम टैक्स की और उसके 180 डेज पूरे नहीं हुए, देन आपने क्या करना है, देन आपने उस रेट का हाफ कर देना है। यानी अगर 20 था तो 10 कर देना है, 35 था तो 17.5 कर देना है। एंड देयर आफ्टर व्हाट टू डू, फिर क्या करोगे? उसका हाफ करने के बाद आप ये किस केस में करोगे? फर्स्ट पीवाई के केस में जब लेस देन 180 डेज होंगे। लेकिन इन फर्दर अगर आपके इसके ज़्यादा डेज आ जाते हैं, सेकेंड पीवाई, थर्ड पीवाई, तो जितना बच जाएगा दैट इज़ रिमेनिंग 50% वो उसमें अलाउ किया जाएगा, मतलब वो इसमें डिस अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब रिमेनिंग 50% डैट वाज डिस अलाउड, जो डिस अलाउ करा गया था ऊपर, उसे उसमें ले आना है। तो व्हाट टू डू, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से करोगे, बहुत आसान है भाई। कल करेंगे इसके प्रैक्टिकल, समझ में आ जाएगा आपको वो भी, ठीक है? चलिए, तो एक लास्ट चीज़ जाते जाते समझ के जाइएगा कि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट भी भाई मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग वाला भी बंदा एडिशनल डेप्रिसिएशन ग्रेन कर सकता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा गया है। और एक और चीज़ नोट आउट करके जाइएगा कि
आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन तब नहीं मिल सकती जब कोई पावर जनरेशन वाला बिजनेस है जो वो अपनी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा होगा, तब आपने ये मेथड नहीं लगाना, तब आपने उसे डेप्रिसिएशन या एडिशनल वाली नहीं देनी। पर अब देखो है तो पावर वाला ही, पर उसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ गई, क्या सर? एसएलएम बेस पे नहीं होनी चाहिए डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलिए, तो देयर इज़ एंडिंग ऑफ द वीडियो, दैट्स इट। वीडियो बहुत अच्छी और बड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि टाइम लग जाता है बनाते-बनाते, लेकिन क्या करें दोस्तों, जितना होता है उतना आपको समझाया जाता है पहले। मैं टाइम का मैटर नहीं देता होता, मैं आपको बस ये कहता हूँ कि जितना अंडरस्टैंड होता है उतना अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है सर, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सबसे पहले, ताकि आप अपने प्रैक्टिकल्स को या और चीज़ों को अच्छे से समझोगे, तभी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर पाओगे। ठीक है दोस्तों? तो बस यही आपको बताना है कि जितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग सेक्शन 32 इज़ नाउ कंप्लीटेड विथ थ्योरेटिकल पोर्शन। तो मिलते हैं दोस्तों अपने प्रैक्टिकल के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे।